हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स एंड कैरियर चैनल में। तो देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशंस के सिस्टम को आपको सॉल्व करना है। अब होमोजीनियस कौन सी होती है? जिनके लास्ट में 0 0 0 आपको मिलता है, तो हम उनको क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी इसका, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब जो ए है वो कैसा होता है? नॉन सिंगुलर होता है। ये तो आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कि उसके पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? ट्राइवल सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि सबकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो खुश हो जाइए, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है कि ये एक ट्राइवल सॉल्यूशन होगा इसका और इन सबकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले हम इसका ए एक्स इज इक्वल टू बी बनाएंगे एज पर सारे क्वेश्चन में जैसे किया। तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड में ए एक्स को आप क्या लिखते हो? बी लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए को, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 3 -4 3 -1 2 एंड 1 2 -1। इसी तरह से x हो जाएगा मेरे पास x y z और b हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। अब देखिए, हमने इसको इसमें लिख दिया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए 2 3 -4 3 -1 2 1 2 -1 निकालेंगे डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से। 2 इंटू ये हो गया 1 -4, फिर माइनस का 3 -3 -2 एंड फिर माइनस का 4 है। अब यहाँ पर प्लस का 4 आता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू -3 -3 -5 एंड -4 7 -6 प्लस 15 एंड -28। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया -19 एंड नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो देयरफॉर ए कैसा है? नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर है तो होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर इट हैज ट्राइवल सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। एंड हेंस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। और अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो ये है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। देन अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना। तो यहाँ पर a क्या होगा? 1 1 -1 1 -1 एंड 1 3 6 एंड -5। तो ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गई है। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो 1 1 -1 एंड 1 -1 1 3 6 -5। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। 1 इंटू ये हो गया 10 -6 एंड -1 इंटू -5 -3 देन -1 इंटू 6 + 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 8 एंड 12। तो ये आ गया 0, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है 0। तो अब तक तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि नॉट 0 हो तो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। और फिर उसका सॉल्यूशन कैसा होता है? इक्वेशन का ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। तो उसमें सबकी जो वैल्यूज आती है 0 आती है। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0 आता है। तो इस केस में
इस केस में क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा नॉन ट्राइवल और आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें आप एडजॉइंट वेडजॉइंट नहीं निकालोगे, एडजॉइंट नहीं निकालोगे। ठीक है, सीधा आपको जो आगे का प्रोसीजर होता है वो करना होगा। देखिए, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया है 0, देन देयरफॉर ए कैसा है, सिंगुलर है एंड हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन ट्राइवल। देन लेट, तो हम क्या मानेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, तो हम इन 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रही हूँ, जेड को क्या रख रही हूँ, के ले रही हूँ। लेट जेड, पुट जेड इज इक्वल टू के इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम जेड को क्या रखेंगे, के रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। ये तो होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर ही मैं इसके सेकंड इक्वेशन लिख रही हूँ, x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम x प्लस वाई निकाल लेंगे, ये आ गया k, और यहाँ से x माइनस 2y आ गया मेरे पास k, माइनस का k। इसको मैं मान लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन और इसको मान लेती हूँ मैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, देन फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू के एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, ये आ गया मेरे पास 3y इज इक्वल टू 2k, देन y इज इक्वल टू 2k अपॉन 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ y से x की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्थ इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रखूंगी। पुट y इज इक्वल टू 2k बाय 3 इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में हम रखेंगे y की वैल्यू, देन x प्लस 2k अपॉन 3 इज इक्वल टू k, देन x इज इक्वल टू k माइनस 2k अपॉन 3, एलसीएम ले लेंगे 3k माइनस 2k, देन k बाय 3। तो x मेरे पास क्या आ गया, k अपॉन 3। ठीक है, तो x क्या आ गया, k अपॉन 3। और जहां पर z आपको पता था, हमने क्या रखा था, k रखा था। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई है। तीनों वैल्यूज के लिए हमें सेटिस्फाई करवाना होगा इन तीनों वैल्यूज से किसको, इक्वेशन थर्ड को। ये है इक्वेशन थर्ड, 3x प्लस 6y माइनस 5z। ठीक है, इसको हमें ट्रू सेटिस्फाई करवाना होगा इन तीनों से। तो यहाँ पर हमें x y z की वैल्यू रखनी है। इक्वेशन 3 में रखिए, x की वैल्यू क्या थी, 2k, x की वैल्यू थी k बाय 3 और y की वैल्यू थी हमारे पास 2k बाय 3 और ये माइनस 5 और z की वैल्यू थी k। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, ये यहाँ पर आ गया 2, ये k प्लस 4k माइनस 5k इज इक्वल टू 0, 5k माइनस 5k इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, देन विच इज ट्रू एंड हेंस x y z satisfy the equation, so solution is given by x is equal to k by 3, y is equal to 2k by 3 and z is equal to k। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, एक ही पार्ट रह गया है, वो आपको अपने आप सोल्व करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको a गिवन है, ये a है, आपको निकालना क्या है, a का इनवर्स निकालना है और फिर उस a इनवर्स को आपको यूज करना है इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको a दे रखा है, तो हम a इनवर्स निकालते हैं। तो मेरे पास a है, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेती हूँ, 2 माइनस 3 5 3 2, क्योंकि a इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिएगा और एडजॉइंट भी चाहिएगा, तभी क्या निकलेगा, a इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो निकालिए इसका डिटर्मिनेंट, 2 इंटू
-4 प्लस का 4 प्लस का 3 -6 प्लस 4 एंड प्लस 5 3 -2। ओके, देन ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 5 -1 नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ए कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। तो ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स इसका जरूर निकलेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर ए इनवर्स इसने कहा था कि हमें निकालना है, ठीक है, ए इनवर्स हमें निकालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी निकाला है और इसके बाद मैं यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ। क्यों निकाल रही हूँ, एडजॉइंट के लिए, ताकि ए इनवर्स हम निकाल सके। तो कोफैक्टर्स हो गए A11, A12, 13, 21, 22, 23 एंड 31, 32 एंड 33। तो A11 निकालिए यहां से, ये A11 है, निकालिए। ये हो जाएगा -4 प्लस 4 0 और ये हो जाएगा आपका, अब देखिए इसे माइनस का साइन भी लगेगा, ठीक है। तो -6 प्लस 4 2 -2 एंड माइनस ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3 -2 1 और ये वाला इसमें साइन चेंज होगा तो 1 -1 और ये वाला ये 2 2 तो ये आ जाएगा -4 एंड देन -5 तो -9 एंड साइन चेंज नहीं होगा तो ये माइनस का 9 ही रह जाएगा, माइनस का 9 एंड इसमें साइन चेंज होगा 2 3 के अंदर तो 2 3 आ जाएगा मेरे पास, 2 + 3 5 -5 और ये आ जाएगा 3 1 12 -2 और ये आ जाएगा 23 माइनस का 23 साइन चेंज होगा देन ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये आ गए हैं कोफैक्टर्स। अब हमें एडजॉइंट लिखना है तो एडजॉइंट लिखेंगे। तो एडजॉइंट में आपको सारे कोफैक्टर्स लिख देने हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स के बाद आपको इनका ट्रांसपोज करना होता है तो ट्रांसपोज कीजिए। हर एक रो का आपको कॉलम बनाना है। -1 -9 -5 2 23 एंड 13, ठीक है। तो ये कॉलम एडजॉइंट ए आ गया है। अब हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या आया था, -1 आया था, राइट। तो यहाँ पर -1 अपॉन -1 इसको क्या लिख सकते हैं, -1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए। 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। तो ये आ जाएगा। अब सिर्फ आपके पास, आपको पता बाहर माइनस है, ठीक है। तो अंदर आप इसको लेके जाओगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज कर दीजिए सारे साइन। 0 का कोई साइन नहीं होता, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। तो ये ए इनवर्स आ गया। अब उसने कहा था कि आपको इस ए इनवर्स का यूज करके उन जो लीनियर इक्वेशन थी उनका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। We have the equations as follows. क्या क्या इक्वेशंस थी, 2x - 3y + 5z = 11 एंड 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास a क्या होगा, x क्या होगा और z क्या होगा। तो देन a आ जाएगा मेरे पास 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2 एंड x आ जाएगा, 3 वेरिएबल्स हैं तो x y z और b आ जाएगा 11 -5 एंड -3। अब आप ये देखिए कि जो a है ये दूसरे जो इसी का जो a था ना, जो हमने इसका a इनवर्स निकाला है, डिट्टो है, सेम है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर a इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही a है तो वही a इनवर्स आएगा, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपको वही ए इनवर्स यूज भी करना है, ठीक है। तो सिंस तो ए इनवर्स हम यहां से लिख लेंगे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इनवर्स मैं यहां से लिख रही हूं 0 1 -2 -2 9 -3 23 -1 5। अब ए इनवर्स हमारे पास है एज ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी। अब देखिए एक्स क्यों लिखा है, वैल्यू निकालनी ना हमें, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि नॉन सिंगुलर वाले केसेस में हम इस तरह से निकालते थे, लेकिन यहाँ पर हमने ए इनवर्स पीछे इसी क्वेश्चन से लिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लाइन लिखी है। तो x क्या है, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स लिखिए 0 1 -2 -2 9 -3 -1 5 माइनस का 13, एंड देन बी मैट्रिक्स लिखिए 11 -5 एंड माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे इसके आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5 प्लस का 6, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे -22 -45 एंड प्लस 69। अब इसके साथ करेंगे -11 -25 एंड प्लस 39। तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमारे पास ये आ गई, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे है। देखिए अगर आपके पास ए ये गिवन है तो आपको ए का इनवर्स निकालना है और उसको यूज करना है इस इक्वेशन के लिए। इनको सॉल्व करने में आपको एक ए इनवर्स का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने इस ए के लिए ए का इनवर्स निकाला, इस ए से ए का इनवर्स निकाला। अब ए का इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम यहाँ से, तो ए का डिटरमिनेंट निकाला। उसके बाद जैसा कि डिटरमिनेंट आया हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज नॉन सिंगुलर, इसलिए जो ए इनवर्स है वो आएगा। तो ए इनवर्स आएगा तो हमें इनवर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे इनवर्स के लिए। कोफैक्टर्स के बाद हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे और एडजॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस इसमें एक स्टेप है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये ए का इनवर्स आ गया है अब हमारे पास, ठीक है। हमें जो गिवन इक्वेशंस थी जो इन्होंने दी थी वो ये 3 इक्वेशंस थी। तो जो इनसे ए मैट्रिक्स बनता है उसको ध्यान से देखिए। ये ए मैट्रिक्स है जो मैंने इन इक्वेशन से बनाया है, 1 1 2 1 2 -1 एंड 1 -3 3। तो ये ए है, ठीक है। और जो हमें जो ए मिला था ऊपर उसको देखिए 1 1 1। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे ही लिख देती हूँ इसके पास। तो जो ए हमें दिया गया था वो तो ये है, और ये जो ए जो यहाँ से मैंने निकाला है इसको और इसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो ए है ये ट्रांसपोज है। किसका ट्रांसपोज है? ये इसका ट्रांसपोज है। इसका जो इसकी रो है इसका कॉलम, फिर इसकी दूसरी रो का दूसरा कॉलम, और फिर इसकी तीसरी रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, तो जो इसकी रो है ये इसका कॉलम, और फिर इसका मतलब ये इसका ट्रांसपोज है। तो मैं यहाँ पर इसको ए नहीं लिख सकती, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इसको ए का इनवर्स, सॉरी ट्रांसपोज। तो ये ए का ट्रांसपोज है, ना कि ए है। जो पिछला क्वेश्चन था ना 8th क्वेश्चन, उसमें ये बिल्कुल डिटो था, तो हमने ए की जगह ए ही लिया था। लेकिन इस बार ये इसका ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पर ट्रांसपोज ही लिखेंगे, ठीक है। और एक दो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए आगे का क्वेश्चन। तो देखिए क्योंकि हमारे पास जो ए था वो -11 आया था, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। -11 आया था, नॉट इक्वल टू 0। देन तो आपके पास ए का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो भी सेम ही होता है, ठीक है। जब आपके पास आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो अगर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो भी एज इट इज सेम ही आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा।
तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पर लिखा कि जो ए का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो भी -11 है, इसलिए जो ए का ट्रांसपोज है वो भी कैसा हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ। ठीक है, अब अगर ये भी नॉन सिंगुलर हुआ तो इसका मतलब हम एक्स वाई जेड वाले मेथड से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है कि हमारे पास x इज इक्वल टू ए बी, ए का इनवर्स इंटू बी होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमारे पास a ना होकर मैट्रिक्स कौन सी है, a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर छोटी सी ब्रैकेट और फिर ये इनवर्स का साइन इनटू में b। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद आगे देखिए, अब हमें a का ट्रांसपोज और फिर उसका इनवर्स निकालना पड़े तो इससे बेटर मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई। जैसे कि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट तो सेम ही होता है, चाहे आप a का निकाल लो डिटर्मिनेंट, चाहे आप a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लो, दोनों ही डिटर्मिनेंट क्या आएंगे, सेम आएंगे। सेम आएंगे तो ऐसा ही कुछ इनवर्स के साथ भी होता है कि जो आप a का इनवर्स निकालोगे वही a के ट्रांसपोज का भी इनवर्स आता है। ठीक है, जो आप a का इनवर्स निकालोगे वही a के ट्रांसपोज का क्या आता है, इनवर्स आता है। ठीक है, यानी कि जब आप a इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, चाहे तो आप a इनवर्स है उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जो आपने a इनवर्स लिखा था आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, आपको उसका ट्रांसपोज करके ही लिखना है। a इनवर्स का आपको ट्रांसपोज करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, a ट्रांसपोज का इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको a ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए। बस इसको अंदर करना है और इसको बाहर करना है, बस ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास a इनवर्स आया था मैंने उसका यहाँ पर ट्रांसपोज करके लिखा है और उसी को यूज किया है यहाँ पर, और रीजन ये दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगी, फिर इसकी इसके साथ ये आ जाएगी, इसकी इसके साथ ये आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिटरमाइन द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसको यूज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको a ले लिया है, इसको b ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकालूंगी a b, यानी कि मल्टीप्लाई करके निकलेगा a b। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले की इसके साथ करके लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसकी इसके साथ करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसकी इसके साथ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो बनेगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए, एक की दो इसके साथ करेंगे, -2 -9 एंड प्लस का 12। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 एंड प्लस 12 ये कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। अब हम इसी की इसके दूसरी के साथ करेंगे 0 -2 एंड प्लस 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0। तो ये आएगी यहाँ पर 0। ठीक है, अब हम इसी की तीसरे के साथ करेंगे 1 +3 एंड -4। 4 - 4 कितना आ गया, 0। ठीक है, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। अब जैसे मैं दूसरी रो लूं तो एक बार इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए कितनी आ जाएगी, 0 + 18 एंड -18, 0। तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब इसी की दूसरे के साथ करेंगे 0 4 एंड -3, तो यहाँ से आ गया 1। ये पेज है 0 0 एंड 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो ए भी मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं
यहाँ से ही जब आपके पास इस तरह का आ जाए कि आपके पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम वहां से ए इनवर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड किससे, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी इनवर्स बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, और B इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। तो जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर आया, B के। ठीक है, इसी का यूज मैं आगे करूंगी जब हमें ए इनवर्स निकालना होगा, तो वहां पर हम ए इनवर्स निकालने की बजाय, क्योंकि ए इनवर्स बी के बराबर है तो हमारे पास बी मैट्रिक्स है ही, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया बिना लॉन्ग प्रोसेस के। ठीक है, तो यहां से आपको ये ए इनवर्स जब हम इनको सॉल्व करेंगे उसमें आपको यूज करना है। देखिए आगे, तो ये है इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम। 1 -1 2, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, 0 2 -3 3 -2 एंड 4। ये तो हो गया हमारे पास a। b आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा x y z, और b आ जाएगा 1 1 2। ओके, अब आपको पता है कि हम x y z कैसे निकालते थे। सॉरी, हम यहाँ पे b नहीं ले सकते। b इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो b मैट्रिक्स है ना हमारे पास, वो देखिए a तो a से मेल खाता है, इसलिए हमने उसको a ही रखा। ठीक है, लेकिन जो b है वो b से मेल नहीं खाता, तो हम इसको जो वो मैट्रिक्स है उसको b नाम नहीं दे सकते। दूसरे को हमने a नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों का नाम क्या है, a है। तो हम इसका नाम b ना रख के आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर c रख लिया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम b नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन गई, तो देयरफॉर ax बराबर आ गया किसके, c के। क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड आपको ये प्रोसीजर करने को कहता है। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, c आ गया। तो यहां से हम x को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू c। अब ये इनवर्स c कैसे आया, देखिए वैसे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें दोनों तरफ एक a इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन जब आप एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई से उठाकर इस साइड लेके आते हैं तो उसका इनवर्स ही इस साइड आता है। तो दूसरा शॉर्ट मेथड ये कहता है कि जब मैंने a को उठा के इस साइड लेके आई तो मैं a इनवर्स c आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये है a इनवर्स। आपको पता है a इनवर्स हमारे पास क्या था, b मैट्रिक्स। तो हम a इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, b मैट्रिक्स। आप इसको नाम दे सकते हैं 1 2 3 4, जो भी आपके पास, 3 तो आपके पास इक्वेशंस ही हो गई हैं, लेकिन हमें उनका यूज तो करना नहीं है, तो मैं इसको फर्स्ट ही नाम दे देती हूँ। यहाँ से हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 1 से हमने क्या लिया, a इनवर्स को b के बराबर लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स c, देन x इज इक्वल टू b c। कैसे, क्योंकि a इनवर्स इज इक्वल टू b फ्रॉम 1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x y z, और यहाँ पर आपको लिखना है b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स था हमारे पास -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 2। और इसके बाद c मैट्रिक्स। c मैट्रिक्स अभी जो अभी निकाला था ना, जो हमने b ना मान के c मानना था, वही वाला मैट्रिक्स वो है 1 1 एंड 2। ठीक है, अब हमारे पास x y z की वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज आने के लिए इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, -2 0 + 2, इसकी करेंगे 9 + 2 -6, इसकी करेंगे 6 1 4। तो ये देखिए क्या आ जाएगी, ये 0, ये 5 एंड ये 11। यहाँ पे मैं छोटी सी गड़बड़ की, ये -2 था। ठीक है, तो ये -4 आएगा और ये आ जाएगा 3। अब आंसर मिल गया। तो x आ गया हमारे पास 0, y आ गया हमारे पास 5 और z आ गया 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो भी बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैंने जैसा बताया था कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की जैसे है, तो यहाँ पर भी आपको दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, और आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है और फिर इसी को यूज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो एज पर जैसा 10वां क्वेश्चन किया था हमने यहाँ पर ए बी निकाला है। ए बी निकालने का पूरा डिटेल मेथड मैं उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर मेरे पास ये 6 6 6 आ गया। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो मेरा जो ए इनवर्स आएगा ना बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो उस ए इनवर्स के लिए मैंने यहाँ से 6 को कॉमन लिया। 6 को कॉमन लिया, हर एक रो में से जब आप या कॉलम में से 6 कॉमन लोगे तो एक 6 बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये जो 3 लिख रखा है ना, ये ऐसे लिख रखा है कि ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ए भी मेरे पास आया है 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो आपको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है। आप चाहे तो सीधा इस ए को उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए का इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एज पर रूल हमें चलना पड़ता है, तो हम दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बी आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई बी और इन दोनों की मल्टीप्लाई ए इनवर्स और ये 6। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया b/6। देन यहाँ से 1/6 को मैंने आउट बाहर रख लिया और ये जो बी मैट्रिक्स था ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स आपको पता ही है कौन सा था, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था। तो अब हमारे पास यहाँ से ए इनवर्स आ गया और हमें ऐसा कोई प्रोसीजर करने की अब जरूरत नहीं है कि हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसके लिए, ए इनवर्स के लिए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स। अब हम सीधा इक्वेशंस पर जाएंगे और देखेंगे कि जो ए मैट्रिक्स बनता है क्या वो यही बनता है जो था, ठीक है। इसके बाद एक्स रखेंगे और ये बी रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये जो बी है ना, ये बी नहीं रहेगा, ये सी मैट्रिक्स माना जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि ए एक्स क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स इंटू सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स आ गया। तो अब यहाँ पर एक्स वाई जेड और ए इनवर्स हमारे पास क्या था, ए इनवर्स था हमारे पास बी मैट्रिक्स अपॉन 6, यानी कि 1/6 इंटू में बी मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास ए इनवर्स। तो इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि 1/6 इंटू बी मैट्रिक्स एंड देन सी मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने ये सी मैट्रिक्स लिखा है। अब इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे 6 34 28, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगी। फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू क्या आई 2 एंड वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने इक्वेशंस को हमें बनाना पड़ेगा। इक्वेशंस को ऐसे दिया है, देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 1 सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का जो सम है ना वो -1 है। 3 नंबर्स हमने मान लिया, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट x y z बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, ठीक है। मतलब जैसा लिखा है कि फर्स्ट है तो एक्स ही होगा, सेकंड है तो वाई होगा और थर्ड है तो ये जेड होगा। अब आगे देखिए, सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1, तीनों का जोड़ कितना है, -1, ठीक है। तो हम पहली लाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी पहली इक्वेशन बनाएंगे कि तीनों का जोड़ कितना है, -1। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखिए, इफ सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द 2, ठीक है। सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। एंड द थर्ड नंबर बाय 3, और तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो तीसरे नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी गेट 5, हमें 5 मिलता है। ऑन एडिंग देम, अगर हम उनको जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, अगर तीसरा नंबर घटाया जाए। अब तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है,
ये घटाया जाए। ये किस में से घटाना है हमें? फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। सम करना है पहले और दूसरे नंबर का और उसमें से तीसरा नंबर हमें घटाना है। तो पहले और दूसरे नंबर का जोड़ ये आ गया और इसमें से तीसरा नंबर घटा दिया तो हमें क्या मिलेगा? -1। तो ये है 3 इक्वेशंस, ठीक है, जो हमने बनाई हैं इनकी हेल्प से, स्टेटमेंट की हेल्प से जो हमने 3 इक्वेशंस बनाई हैं ये है। इसके आगे देखिए, फाइंड द नंबर्स, हमें ये नंबर्स निकालने हैं यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स का यूज करके। अब इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा और इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए और क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए और उससे पहले हमें मैट्रिसेस चाहिए। तो इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड। देन therefore according to मैट्रिक्स मेथड, तो A हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 1। यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 3 1 1 -1। x क्या आ जाएगा हमारे पास? x y z 3 वेरिएबल्स हैं और इसी तरह से b आ जाएगा हमारे पास -1 5 एंड -1, ठीक है। तो ये a आ गया, ये x आ गया, ये b आ गया। अब हमें इन्वर्स पे ध्यान देना है। इन्वर्स पे ध्यान देने के लिए हम a को उठाएंगे और इसका क्या निकाल देंगे? डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो 1 1 1 0 2 3 एंड 1 1 -1। तो सॉरी, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 इंटू -2 -3 देन -1 इंटू 0 -3 एंड +1 इंटू 0 -2, ठीक है। ये तो आप निकाल ही लेंगे, आपको पता होगा। तो ये आ गया -5, ये आ गया +3 और ये आ गया -2। तो ये आ गया हमारे पास -4 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉट 0 एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो a है वो कैसा है? नॉन सिंगुलर है। तो हम निकाल लेंगे इनवर्स बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b से, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने एज रफली बस ए मैट्रिक्स को लिख दिया है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालेंगे हम। तो A11 A12 A13 A21 22 23 एंड A31 32 एंड 33। तो A11 ये है A11 निकालेंगे -2 एंड -3 माइनस का 5। 1 2 निकालेंगे 3 एंड 0 तो 3 आ जाएगा। -3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। 2 1 निकालेंगे, ये है 2 1 -1 एंड -1 -2, वो -2 का +2 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है। A22 निकालेंगे हम, ये वाला 22 -1 और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा माइनस का 2 और 2 3, ये वाला 2 3 निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 0 और ये है 3 1, 3 1 में ये वाली काट दी और ये वाली काट दी, ये आ जाएगा 3 -2, ये आ जाएगा 1 और 3 2 यानी कि ये वाला, तो इसमें भी हमारे पास ये वाली चली जाएगी और ये वाली चली जाएगी, ये आ जाएगा 3 और 0 यानी कि 3 माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होंगे और 3 3 ये वाला 2 -0 ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गए हैं कोफैक्टर्स। अब हम इनको लिखेंगे एडजॉइंट के लिए। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2। इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए हर एक रो का कॉलम बनाएंगे। -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या था आपके पास? -4, राइट। तो -1/4 यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा एडजॉइंट
3 -2 -3 एंड -2 0 2। तो ये आ गया हमारे पास ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स आ गया है। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बस। देखिए यहाँ पर हमें ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है इससे, तो एक्स की लिख लिया, ए इन्वर्स लिख लिया जो अभी निकाला था, और ये बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद इस वाले की देखिए -3 -10 एंड +3। फिर इस वाले की देखिए 2 0 एंड -2। ठीक है, तो ये लिखेंगे -1/4। इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 14 एंड दिस -10, ये कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 0। इसको 4 को अंदर लेके जाइए, 14 × 1/4 माइनस का है ये। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से काट दीजिए, -7/2, और इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 5/2, क्योंकि ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से x आ गया हमारे पास -7/2, y आ गया 5/2 एंड z आ गया 0। तो ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 की। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, दो स्कूल्स हैं P एंड Q। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दो स्कूल हैं P एंड Q वांट टू अवार्ड देना चाहते हैं अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट को। किस लिए अवार्ड देना चाहते हैं, डिसिप्लिन के लिए, पोलाइटनेस के लिए और पंचुअलिटी के लिए। ठीक है, द स्कूल P, जो स्कूल P है ना, दो स्कूल है P और Q, उन्होंने 3 चीजें देखी है, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस और पंचुअलिटी। पंचुअलिटी क्या होता है, टाइम पर स्कूल आना, सब काम टाइम पे करना, पोलाइटनेस विनम्रता, और डिसिप्लिन आपको पता है अनुशासन। तो इन 3 चीजों के लिए अवार्ड देने हैं। जो स्कूल P है वो अवार्ड X और Y और Z रिस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए, यानी कि रिस्पेक्टिव आ गया ना यहाँ पर, तो आपको X किसके लिए देखना है, डिसिप्लिन के लिए, Y किसके लिए देखना है, पोलाइटनेस के लिए, और Z किसके लिए देखना है, पंचुअलिटी के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर X Y Z मान लिया है, अवार्ड मनी है 3 वैल्यूज के लिए रिस्पेक्टिवली, X डिसिप्लिन के लिए, Y पोलाइटनेस के लिए और Z पंचुअलिटी के लिए। आगे देखिए, इसने कहा कि स्कूल P अवार्ड देना चाहता है टू इट्स 3, 2 एंड 1 स्टूडेंट, 3, 2 और 1 स्टूडेंट को। अब देखिए ये 3, 2, 1, 2, 3 भी तो लिख सकता था, लेकिन उसने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू है, X की, यानी कि X का मतलब डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन के लिए उसको कितने विद्यार्थियों को अवार्ड देने हैं, 3 को, पोलाइटनेस के लिए 2 को, और पंचुअलिटी के लिए 1 को। ठीक है, तो इस तरह से हैं। तो 3 किसके साथ जाएगा, X के साथ, 2 Y के साथ और ये Z के साथ। तो पहली क्वेश्चन आपकी क्या बन जाएगी, 3x + 2y एंड +z। ठीक है, विद अ टोटल अवार्ड मनी ऑफ 1000, और ये सारे जो अवार्ड मनी का टोटल होगा वो कितना होगा, 1000। तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा हमारे पास, 1000। अब दूसरा स्कूल देख लेते हैं, जो स्कूल क्यों है, वांट्स टू स्पेंड, वो स्पेंड करना चाहता है, खर्च करना चाहता है, कितने, 1500। वो सिर्फ 1500 रुपये खर्च करेगा टू अवार्ड करने के लिए इट्स 4, 1 एंड 3 स्टूडेंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको पता है, आपको गिनती से लेना है, क्रम से लेना है। तो पहला डिसिप्लिन का था, तो इसका मतलब ये 4 किसके साथ जाएगा, X के साथ, ये Y के साथ और ये Z के साथ। ठीक है, तो 4x + y + 3z, और टोटल कितने पैसे हैं, 1500। इसके बाद देखिए, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अवार्ड, अगर टोटल अमाउंट अवार्ड की एक प्राइज के लिए हर एक वैल्यू कितनी है, 600, यानी कि टोटल इनका कितना है, अगर एक प्राइज की बात करें तो 600, एक प्राइज की। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी बैठती है,
600 वैल्यू बैठती है। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन आ गई हैं और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स को यूज़ करके। यहाँ से आपको बाकी क्वेश्चंस की जैसे ए मैट्रिक्स बनाना है, एक्स बनाना है, बी बनाना है, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, फिर आपको एडजॉइंट निकाल लेना है। एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स आने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।